AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। यूथ कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन से जुड़ी तस्वीरों की प्रदर्शनी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उड़ान के प्रति अपने प्यार को याद किया और याद करते हुए संजय गांधी की विमान दुर्घटना में हुई मौत पर बड़ा रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, चाचा संजय गांधी मेरे पिता राजीव गांधी की बात मान लेते तो शायद हादसा ना होता। राहुल गांधी ने बताया, पिता ने अपने भाई संजय को पिट्स जैसे आक्रामक विमान उड़ाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। पायलट जब विमान उड़ाता है उसकी कल्पनाशीलता रोड रेलवे लाइन द्वारा अवरुद्ध नहीं होती। उनकी कल्पनाशीलता 30,000 फुट पर होती है, इसलिए उनकी भी क्षमता बड़े तंत्र को देखने की है। विमान उड़ाने का जितना अनुभव उनके पास है 300 से 350 घंटे, उतना ही चाचा संजय गांधी के पास भी था। संजय गांधी भी विमान उड़ाने के शौकीन थे और 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलन को तेज करने के प्रयास में 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ये महापंचायत कई मायनों में अलग होने वाली है, क्योंकि इससे न सिर्फ आंदोलन को नई दिशा मिलेगी बल्कि सियासी समीकरण में भी बदलाव होगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। राजनीति के जानकारों के अनुसार 2022 के यूपी चुनाव का अंकुर भी यहीं से फूटेगा। इस महापंचायत ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष भी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ रहा है। हर पार्टी की नजर अब किसानों पर टिकी है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े दस्तावेज बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दिए। इनमें आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की जांच रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें अधिकारियों के तबादले और तैनाती से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इससे देशमुख पर प्रवर्तन निदेशालय के साथ सीबीआई का शिकंजा भी कसेगा। सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस NJ जमादार की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार ने दस्तावेज सौंपते हुए कहा, इन दस्तावेजों की जांच में एजेंसी देखेगी कि अदालत के आदेशों का पालन किया गया है या नहीं। बता दें, उद्धव सरकार ने शुरू में दस्तावेज सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा गाइडलाइन की समीक्षा के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति द्वारा JWUS के तहत पत्रकारों की मृत्यु के साथ साथ अन्य मामलों में अनुग्रह राशि में संशोधन जैसी जरूरतों की समीक्षा की जाएगी। प्रसार भारती के सदस्य अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में गठित समिति पत्रकारों के कल्याण की इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव और समानता के पहलू को भी देखेगी। समिति पत्रकारों की सुरक्षा, व्यवसाय और स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर इसमें किए जा सकने वाले सकारात्मक संशोधन के मद्देनजर अपनी रिपोर्ट बनाएगी। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। प्रदेश कांग्रेस 3 सितंबर यानी आज से खाटिमा से चुनावी शंखनाद करेगी, जिसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित अन्य प्रदेश स्तरीय नेता यहां पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का काम कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी की देखरेख में हुआ और रैली के संचालन का दायित्व युवा विंग को सौंपा गया था। पीलीभीत रोड स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कापड़ी ने बताया, शहीद स्मारक पर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद रामलीला मैदान में जनसभा होगी, फिर परिवर्तन यात्रा नानक मत्ता की ओर प्रस्थान करेगी। उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सत्ता खोने को तैयार नहीं है। जहां एक और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर रही है, वहीं बीजेपी भी पूरा जोर लगाते हुए जन आशीर्वाद की रैली के माध्यम से चुनावी बिगुल फूकेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैली के माध्यम से चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वो
बाबा कमलेश्वर का आशीर्वाद भी लेंगे। मुख्यमंत्री रैली के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की समीक्षा बैठक करेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत भाजपा के प्रांतीय पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के कोटेश्वर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक मुकेश सिंह कोहली, विनोद कंडारी, आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी आदि लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद कोटेश्वर से श्रीनगर तक करीब 5 किलोमीटर यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हुए। मॉनसूनी बारिश का सिलसिला पूरे भारत में बना हुआ है। विभिन्न राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण कई जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि असम, महाराष्ट्र सहित यूपी और बिहार में बाढ़ आ गई है। बारिश ने राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आज भी राजधानी दिल्ली में जोरदार बारिश दर्ज की गई। बिहार में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में गंगा, गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। वहीं दूसरी ओर नेपाल के पर्वत जिले में हुए भूस्खलन के हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता बताए गए हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग सोनौली काठमांडू पोखरा अवरुद्ध हो गया है। कई जगहों पर इसकी वजह से हुए भूस्खलन से कई वाहन रास्ते में ही फंसकर रह गए हैं। इनमें भारत से जाने वाले वाहन भी शामिल हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 45,352 मामले सामने आए और 35,181 लोगों ने महामारी को मात दी है। वहीं 366 की महामारी से जान चली गई है। देश में रिकवरी रेट अब 97.48% पर पहुंच गया है। जहां एक और देश के विभिन्न राज्यों में संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, वहीं केरल में हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। मामलों में बढ़ोतरी का एक सबसे बड़ा कारण केरल में बिगड़ी स्थिति भी है। केरल के चलते देश में रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केरल में एक्टिव केसेस की संख्या 2,40,186 है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आज तालिबान अपनी सरकार की घोषणा करेगा। इसमें उसके कुछ जाने पहचाने चेहरे शामिल होंगे। तालिबान की ये सरकार इस संगठन के प्रमुख हबीबुल्लाह अखुंदजादा के इशारे पर चलेगी और सरकार शरिया कानून के हिसाब से बनाई जाएगी और उसी से काम करेगी। पिछले कई दिनों से इस पर तालिबान के नेता सरकार बनाने के मंथन में जुटे थे, लेकिन अब यह कवायद पूरी हो चुकी है और केवल औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। तालिबान ने ये साफ कर चुका है कि इस सरकार को उसकी गठित की गई काउंसिल के जरिए चलाया जाएगा। ये ईरानी मॉडल की तरह ही होगी। तालिबान के सरकार में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे। सरकार में पीएम पद के लिए फिलहाल तालिबान के वरिष्ठ नेता अब्दुल गानी बरादर और मुल्ला उमर के बेटे याकूब का नाम सामने आ रहा है। सरकार में फिलहाल किसी भी महिला को कोई जगह नहीं दी गई है। न्यूयॉर्क में आए तूफान ईडा के कारण भारी बारिश हुई, जिसने जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसके कारण अब तक कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही बाढ़ के पानी में वाहन डूबे हुए हैं और घरों में पानी भर गया है। इसके साथ ही कई हिस्सों में आपातकाल की स्थिति घोषित की जा चुकी है। न्यूयॉर्क के FDR ड्राइव और ब्रोंक्स रिवर पार्कवे में जलभराव देखा गया। बाढ़ के चलते मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने बताया, शहर में भारी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। शहर के अधिकांश सबवे सर्विस बंद हो गई है। न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट थी, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया। न्यू जर्सी ट्रांजिट ने सभी रेल सेवाएं भी बंद हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लासियो ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की।